मैं, बुआ और बच्चे नैनी से नीचे उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कलवाली भुवाली की सफ़ेदी दिख रही थी। काठगोदाम से लखनऊ। एक रात बुआ की ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, लौट जाने की सोचते हो रवि, कुछ दिन यहीं रुको। नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, कहाँ जाओगे? बुआ, कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि, तुम्हारे फूफा तो तुम्हारे वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा, पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास न हुआ। कुछ याद सी करती बोली, रवि, इस बार तुम्हें नैनी में अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बुआ। बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे। मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूं पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पाँव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती है, पर दिल में कुछ ऐसा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि, तुमने पाँव छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी, बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं न हंसा न लजाया। बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफार्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन न भुवाली पर अटका था, न पाइंस पर, न मन्नों पर। पिछला सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं होऊंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई, उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहाँ का टिकट ले लिया था वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर उस प्लेटफार्म पर से ले जा नहीं सकी। गाड़ी आ लगी है, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली फिर एक बार अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और सासा ठीक करते हुए बाहर निकलकर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहिब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही। आवेश से कहता हूँ, कुली, सामान उतार लो। साहिब, जल्दी करो, जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के साथ है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर हटूंगा। जब मैं नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा, इस बार छुट्टी में आ ही गए तो ठहर जाओ। बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूँगा? माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज में कहता हूँ, माँ, जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा, लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा, माँ मन हंसी। खाने के बाद रात को घूमकर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है, अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज नहीं।
एकाएक आदमी का स्वर गूंजता है। इधर उधर और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली अंगुलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबराकर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन और अंधेरे में वह हाथ, मन से जिसे भूल चुका हूँ, उसे आज ही याद क्यों आना था, क्यों याद आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को, जो वर्षों गए पाइन्स की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था, छुआ था। नहीं कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोचकर छू भर लेने के लिए बाह आगे करनी, छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुवाली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नो के पास से लौटा था, तो लौट कर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नो शाल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नो ने नीचे फैले शाल को सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नो, चाहता हूँ मन्नो से कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ? यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण अपने से कहता हूँ, आऊंगा, फिर आऊंगा, पर जिस निगाह से मन्नो मुझे देखती है, वह जैसे बिना बोल के यह कहे जा रही है कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे। मन्नो, रवि। और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए। नमस्कार। इन जुड़े हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा दूं, पर न जाने क्यों खड़ा काखड़ा रह गया। समझाने कैसे स्वर में मन्नो बोली, देरी होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ? मुड़कर पीछे देखा और खिंचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी थी। मेरे आने पर आश्चर्य था। आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा देखा, जैसे पूछती हो, कुछ कहना है? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो। मन नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर देखती रही। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे तो। एक छोटी सी सांस जैसे छोटी से छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेरकर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो, आगे बढ़ता हूँ। कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मन्नो, अपना अनुरोध उस तक पहुंचाना चाहता हूँ। नहीं के आगे नहीं है और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नो वहीं चली जा रही है। वह मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है। आंखें शायद बंद है, शायद गीली है। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहराकर कहा, मन्नो। इसी पुकार को पलटकर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच ही मैं ठहरा नहीं। उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया। उस कॉटेज में रहने वाली मन्नो की उन 2 आंखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुझे आज भी आती है। आज भी वह याद आती है। वह दोपहरी, जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख मैं पानी सा बह गया था।
एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया था और देखता गया था शाल में लिपटे उन कंधों को, जो पैरों की धीमी चाल से थककर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के दो छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार नंगे पाँव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पाँव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शाल सिर पर कर लिया था और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक उठी तो मानो मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिखा कि यह झुकी छाया मन्नो नहीं, कोई व्यर्थ हो गई विवशता हो, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नो तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं। मन्नो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कौन से वरदान मांगने हैं? अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं। बस इतना ही चाहती हूँ, यह कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नो को छूने का भय, उसके रोग का भय, जो अब तक मुझे रोकता था, बांधता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बाह से घेरते हुए कहा, मन्नो। मन्नो चौंकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ाओ। आवाज में न उलाहना था, न व्यंग्य था, न कटुता, बस जो कहने को था वही कहा गया था। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नो के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नो को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पाइंस की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, मन्नो के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी, माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूँ, बंधा ही रहूंगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु है। ब्याह वाले घर के ऊंचे खखे सुनकर खुशी से मन उमड़ जाता है। कैसा आयोजन है यह भी! एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है, जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन, घर द्वार, अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूं। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छाछा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम, दिन रात कहाँ छिपते, कहाँ डूबते, यह हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष, संग संग लगे बिछोह से दूर मग्न दिन रात। मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने! चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूं, किसी को छूकर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मोह छोटा कर लिया। गए महीने रानीखेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे के अंदर ले आई। मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा।